बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे इस रीजन के ममालिक, लेकिन स्पेशली हम चाइना के बारे में बात करेंगे, उनके इन्फ्लुएंस के हवाले से बात करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बात करेंगे, उनकी इकॉनमी का जो डिक्लाइन है उसके हवाले से बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान या हिंदुस्तान के ऊपर उनका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं इन कंट्रीज के लिए इन फ्यूचर, और उनका जो मॉडल है बेसिकली दुनिया इसके मुखालिफ क्यों है। हम यूएस को देख लें, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को देखते हैं, हम हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान को हम देखते हैं, हम यूरोप यूनियन को या दूसरे कंट्रीज को देखते हैं, तो इनकी मुखालिफत बहुत है। इनकी वजूहात क्या है, मेन रीजंस क्या है जिसकी वजह से इनसे लोग अवॉइड करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि चाइना टेलीकॉम यूएस में काम कर रहा था और उनको वहां से कहा गया कि आप अपना जो बिजनेस है इसको वाइंड अप कर ले। क्या रीजंस है इसके पीछे? पिछले साल हमने यही चीज न्यूजीलैंड के अंदर भी देखी थी टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में। आज मैं ये कहूंगा कि बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे ज्वाइन कर रही है जो चाइना को समझती है, और उन्होंने बुक लिखी है। मिस गौरी द्विवेदी ने मुझे ज्वाइन किया है। अगर मैंने नाम प्रोनाउंस सही नहीं किया मैडम, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं। तो इन्होंने ज्वाइन किया है, चाइना के ऊपर अपनी एक बुक भी लिखी हुई है और इस रीजन के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखती है। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। स्टार्ट करूंगा इस बात से कि चाइना के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया में जब हम इस वक्त देख रहे हैं तो एक रूल करते हुए आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, और बहुत इन्फ्लुएंस है अराउंड द वर्ल्ड, बहुत बड़ा बिजनेस इन लोगों ने एक्सपेंड किया हुआ है। मेन रीजन क्या है कि लोग अब इनके मुखालिफ हो गए। पहले ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब 1-2 सालों से हम ये चीज देख रहे हैं और पूरी दुनिया में ये चीज नजर आ रही है, शायद पाकिस्तान या कुछ मुल्कों के अलावा। जी, फकर साहब, थैंक यू सो मच अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। और आपने जो पहला सवाल उठाया है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दुनिया में इस वक्त पूछा जा रहा है कि चाइना को लेके, चीन को लेके जिस तरह से उसकी ग्रोथ रही है, जिस तरह से उसने दुनिया में बहुत जगह अपनी एक पकड़ बना ली है, अपनी इकोनॉमी को यूज करके उसने जिस तरह से एक ज्यादा बड़ी इन्फ्लुएंस इकट्ठी की है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर, इकोनॉमीज पर, देशों के अपने पॉलिसी पर, यहां तक असर पड़ा है जिसना चाइना ने इन्फ्लुएंस करा है। चाहे वो एशिया हो, चाहे वो एशिया में आप देख लीजिए मैरीटाइम डोमेन हो, जहां पे आप साउथ चाइना सी की बात करते हैं, या लैंड बॉर्डर्स पे आप पाकिस्तान की, अफगानिस्तान, ईरान, इसे देख लीजिए, या आप आगे निकल के अमेरिका, लैटिन अमेरिका देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, यूरोप, हर जगह चाइना ने इस वक्त अपनी एक पकड़ बना ली है। और सारी पकड़ की शुरुआत उनकी इकोनॉमी से रही है। हर जगह जहां वो गए हैं उन्होंने पहले बहुत पैसा डाला है, और उस पैसे की बदौलत उन्होंने एक ज्यादा बड़ा एक इन्फ्लुएंस अपना इकट्ठा किया है। और अब दुनिया को वो इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है कि उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या डाउनसाइड है, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, दुनिया को अब जाके समझ में आ रहा है। और ये मुझे लगता है कोविड के बाद एक सबसे बड़ा जो नतीजा निकल के आया है वो ये है। अच्छा मैम, एक तो ये चीज़ आपने बता दी। दूसरा ये कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान में वो सीपैक के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा BRI उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो तकरीबन दुनिया के बड़े ममालिक में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो इकोनॉमिकली जो ऐसे ममालिक जो कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल कर लें। इस तरीके से ये अपना मतलब अपना, जिसे कहते हैं, मैं कहूंगा कि एक जाल ये लोग बिछाते हैं। तो लाजमी सी बात है, अगर यूएस या दूसरे ममालिक जिस तरह यूरोपीय यूनियन है वो इन कंट्रीज को हेल्प कर सकता है, और वो फिर शायद चाइना के इस ट्रैप में ना आए। लेकिन अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर चाइना के लिए जब हम जगह खाली छोड़ेंगे तो कोई ना कोई तो उसको फिल आउट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि अगर एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया सबने, तो उसका तो चाइना ने लाभ उठाया, और पिछले 10 सालों में, 10-15 सालों में बहुत लाभ उठाया। जब चाइना ने शुरुआत करी थी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
तब कोई नहीं जागा, तब सबको ये लगा कोई बात नहीं है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ट्रेड हो रही है, सबको फायदा मिलेगा, क्या नुकसान है, करने दो। पर उसका रिजल्ट अब जाके समझ में आ रहा है कि जो छोटी कंट्रीज हैं उसमें कितना भारी इस वक्त उनकी कर्जेदारी बन चुकी है चाइना को लेके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको और आपके दर्शकों को पता लगेगा कि चीन किस तरह से छोटी कंट्रीज में जब जाता है तो कितना दबाता है। जो आपने जाल का शब्द यूज किया, वो जाल कैसे बिछाता है, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स में जो इंटरेस्ट होता है वो 4.2% एवरेज है, जो कि अनबिलीवेबल है प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेके। 0.5%, 0.25% इस तरह का इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी कि आधा परसेंट या 0.25% उतना इंटरेस्ट माना जाता है जो जापान लगाता है या बाकी देश लगाते हैं। चाइना का एवरेज है 4.2%। तो यानी कि वो पहले ही 20 गुना ज्यादा चार्ज करता है, उससे भी ज्यादा चार्ज करता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। दूसरी चीज, जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 2 साल से कम। यानी कि अगर मान लीजिए किसी देश के पास पैसे नहीं निकल रहे हैं प्रोजेक्ट को देने के, तो उसके पास 24 महीने से कम होता है समय ये डिसाइड करने का कि हम पैसे कहां से लाएं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये सारे प्रोजेक्ट फाइनेंस हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको पैसा दिया जाता है इसके लिए। प्रोजेक्ट फाइनेंस जहां भी आप बात करें वो 30 साल, 35 साल, 40 साल इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि डैम एक दिन में तो बनता नहीं है, रेलवे लाइन एक दिन में तो बनती नहीं है, और बनने के बाद ऐसा भी नहीं कि पहले दिन से मुनाफा कमाने लगेगी, उसे 30-40 साल लग जाएंगे करते करते। पर चाइना का मॉडल 10 साल पे है, यानी कि 10 साल के बाद उसने बोला कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब आप सारी हमारी कर्जेदारी वापस करिए। कोई कंट्री नहीं दे सकती है, तो जाहिर सी बात है इस कर्जे में डूबने के बाद देश क्या कर रहे हैं, या तो वो कह रहे हैं आप हमसे एसेट ले लीजिए या आप हमसे कोई और चीज ले लीजिए, क्योंकि हम तो ये चुका ही नहीं सकते। 4% की ब्याज तो पहले ही इतना ज्यादा है, उसके बाद टाइम भी नहीं मिला है, सिर्फ 10 साल मिल रहे हैं। और इसके बदौलत आप देख रहे, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो चाइना की कर्जेदारी का और भी ज्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, या आप पाकिस्तान देख लीजिए, सब जगह मॉडल एक ही है। जब कर्जा इतनी भारी उस पर देना पड़ेगा और इतना ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा तो कोई नहीं दे सकता, और यही मॉडल है चाइना ने दुनिया में हर जगह यूज किया है। ठीक। अच्छा मैम, एक चीज़ ये है कि मतलब तकरीबन 2 साल पहले हिंदुस्तान और चाइना के बीच में LAC का डिस्प्यूट जो है, वैसे है तो पुराना लेकिन उस पर झगड़ा हुआ। उससे पहले 92 बिलियन US$ का ट्रेड चल रहा था हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान। तो इससे हम क्या मतलब रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं कि लाजमी सी बात है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी तकरीबन 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, 1.5 की चाइना की है, दोनों बड़े ममालिक है अगर देखा जाए तो। क्या कहेंगे कि मतलब अब हिंदुस्तान उस ट्रेड को डाउन करेगा, क्योंकि उनका जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, वो बाकी कंट्रीज के साथ, जिस तरीके से US हमें बिल्कुल फ्रंट पे नजर आ रहा है चाइना के मुकाबले में, तो अब क्या ये शिफ्ट हो के वहां पे जाएगा या क्या होगा इसका, इस मार्केट को कौन कवर अप करेगा? क्योंकि हिंदुस्तान के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि एकदम से इतना पॉसिबल होगा कि 92 बिलियन डॉलर का वो खुद ही प्रोड्यूस करना या ये चीज शुरू करना। कोई नहीं कर सकता फखर साहब, दुनिया में ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसमें आप सब कुछ अपने आप प्रोड्यूस कर लें, अपने आप ही कंज्यूम कर ले। ऐसी कोई इकोनॉमी दुनिया में नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, चीन खुद नहीं है, उसे भी तो लोगों से लेना पड़ता है, इंपोर्ट्स उसके भी होते हैं तभी एक्सपोर्ट्स होते हैं। बट एक बात यह है कि अब एक रियलाइजेशन आ गई है, सबको ये समझ में आ गया है कि चीन जो इतने सालों से कह रहा था कि भाई हम तो ट्रेड करना चाहते हैं, हम तो ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं, आपको मेड इन चाइना प्रोडक्ट सस्ते में मिलेंगे तो आपके भी मार्केट का फायदा होगा, तो इस तरह की जो बातें हैं उसके पीछे का जो नकाब है वो उतर गया है। अब लोगों को, देशों को समझ में आ गया है कि जो नकाब चाइना ने पहना हुआ था ट्रेड और लिबरलाइजेशन के बदौलत, वो उतर के उसकी असली हकीकत समझ में आ गई है कि वो करना क्या चाहता है। चाहे वो लैंड हो चाहे सी हो, हर जगह चीन की एम्बिशन, चीन का गोल एक ही है कि उसे आगे बढ़कर दूसरे की जमीन या दूसरे का ओशन हड़पना है। साउथ चाइना सी में भी वो यही कर रहा है, लद्दाख में भी वो यही करना चाहता है। और जहां तक भारत और चीन के ट्रेड की बात है, ये बात सही कह रहे हैं आप कि भारत के लिए चीन एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, चीन के लिए भी भारत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। और इस वजह से अगर भारत ये सोचता है और निश्चय करता है कि हमें ट्रेड कम करनी है,
इसका चीन को इम्पैक्ट होगा। देखिए, कोई ओवरनाइट ये नहीं कह सकता कि हम चाइना से इंपोर्ट्स कम कर देंगे, बट हमें क्या चाहिए, हमें 10 साल 5 साल आगे की नीति डिसाइड करनी है कि अगर हमें कम करना है तो कहीं शुरुआत करनी होगी। वो शुरुआत यहां से होगी। जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन वन डे। एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शुरुआत अगर आप कर सकेंगे तो मुझे लगता है आगे काफी काम हो सकता है। अच्छा मैडम, एक चीज़ ये कि जिस तरीके से अमेरिका अभी चाहता है, अफगानिस्तान से वो फ्री हुआ है अभी रिसेंटली तकरीबन 2 माह पहले, अभी वो चाहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ इस किस्म की सेटअप बनाए कि मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे उसको कहा जा रहा है, और उसने कहा भी है, बल्कि इससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, अभी जो बाइडन साहब ने भी ये बात कही है जब मोदी जी वहां पे गए हुए थे। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अभी हिंदुस्तान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह क्वाड बना है, तो इसको जो घेरने के लिए सारा, चाइना आप खुद भी कह रहा है कि हमें घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और यूएस ही उस चीज को शायद सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, और वो मेरे ख्याल में मेन वो रोल प्ले कर रहा है। क्या नजर आ रहा है कि आइंदा मतलब 2 और 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में हमें ये चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाइना के इर्द गिर्द जो घेरा डाला जा रहा है वो कामयाब होगा, या मजीद चाइना जो है वो भी, लाजमी सी बात है, एक बहुत बड़ा पावर है, तो अमेरिका को या हिंदुस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है? देखिए, थ्रेट तो है, और अगर थ्रेट नहीं होता तो इस तरह से ये 4 देश सामने नहीं आते, मिलके नहीं आते। इन चारों देशों की एक खूबी है कि ये चारों डेमोक्रेसीज हैं, चारों में रूल ऑफ लॉ है। तो अगर कोई भी एक लॉन्ग टर्म विजन बन रहा है, इसका मतलब है दोनों पार्टीज, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन पार्टी है, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिया, सब लोग की एक राय है कि हमें इस तरह से कोई एक निर्णय लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है समझने के लिए कि क्यों क्वाड आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन और सत्ता में जितने भी लोग हैं, सबको ये समझ में आ रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट पहल हो सकती है चीन को कहीं ना कहीं रोकने की। देखिए, कोई ये नहीं चाहता, और दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिससे आप सोचें कि वो नहीं होगी। सबको जीने का, रहने का हक है, और सबको अपने लिए आगे बढ़ने का भी हक है। बट चीन के साथ तकलीफ ये है कि उसे आगे बढ़ना है अपनी शर्तों पर और दूसरों को हानि पहुंचाकर। बात ये है, आप आगे बढ़िए, किसी को तकलीफ नहीं है। आपके लोग अगर आगे बढ़ेंगे, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो अच्छी बात है, प्रोस्पेरिटी सबको अच्छी लगती है, बट प्रोस्पेरिटी एट व्हाट कॉस्ट? प्रोस्पेरिटी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है क्वाड में अब इस वक्त ये जागरूकता आ गई है कि मिलकर ही चीन से मुकाबला किया जा सकता है, अकेले नहीं किया जा सकता। अमेरिका को भी ये बात समझ आ गई है कि अगर चीन से मुकाबला करना है या चीन के खिलाफ एक कोई पहल खड़ी करनी है, उसके लिए मुझे लोगों की जरूरत है, बाकी देशों की जरूरत है। और अगर इंडो पैसिफिक में उसे आना है, तो इंडो पैसिफिक में भारत के बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकता। चीन को अगर का मुकाबला भारत के बगैर तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से सक्षम हो सकता है। तो इसलिए भारत का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का साथ आना लाजमी है। और क्वाड, मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगले 1-2 साल में इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस होगी। ठीक है। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि जिस तरह यूएस में तकरीबन 500-600 अरब डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है चाइना की, तो अमेरिका के लिए पॉसिबल होगा कि मतलब इस तरीके से चाइना को, लाजमी सी बात है क्वाड के ऊपर उनके बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही है चाइना की कि भाई हमारे खिलाफ इस तरह की एग्रेशन और ये वाली चीजें अच्छी नहीं है, मतलब उनके प्रेसिडेंट की तरफ से, उनकी फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बातें हो रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट वहां यूएस में हुई है, क्योंकि वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, बहुत सारे और भी इश्यूज हैं अमेरिका के साथ, खुद भी हिंदुस्तान के भी अपने मसाइल होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि कोई मुल्क भी है जहां पे प्रॉब्लम्स ना हो। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत दूर का मुल्क है, और मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान और अगर अमेरिका की हम बात करें तो उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया शायद इतना स्ट्रांग मुल्क नहीं, मैं कहता उसको शायद इतना मजबूत नहीं है। होगा फाइनेंशियली शायद हो सकता है, लेकिन अगर फोर्सेस के हवाले से हम देखें या दूसरी चीजों के हवाले से देखें तो शायद नहीं है, और दूर भी है। तो क्या लगता है आपको कि फिर अमेरिका इस चीज का क्या करेगा? क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, अगर आपको मतलब जंग भी करनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जेब में पैसा जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इकोनॉमी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं डीकपलिंग की, कि चाइना से कितना डीकपल किया जा सकता है, कितना हम अपने आप को कम कर सकते हैं अपना चाइना से एक्सपोजर। चाइना से एक्सपोजर जीरो नहीं किया जा सकता, बट जिस समय चाइना से एक्सपोजर कम होगा, उस समय चाइना को खुद दे विल फील द पिंच।
जिस दिन अगर किसी भी लाइन में, किसी भी एरिया में सप्लाई चेन्स बननी शुरू हो गई, 10%, 20% इम्पैक्ट भी बहुत होता है। ये चाइना को जब फील होने लगेगा, पिंच करने लगेगा, तो वो अपने आप इस अग्रेशन पे पीछे आएगा और कोई तरीका नहीं है। आपने सही बोला कि चाइना का अमेरिका में बहुत एक्सपोजर है, चाइना का यूरोप में भी बहुत एक्सपोजर है, और इन दोनों इकोनॉमीज को, ईयू को एक सिंगल इकोनॉमी के तौर पे अगर हम ले तो इन दोनों इकोनॉमीज को अपने एंड पे डीकपलिंग करनी है, और इस विषय पे काम शुरू हो गया है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें डीकपलिंग शुरू हो गई है। ट्रेड में देखिए ओवरनाइट डीकपलिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डीप सप्लाई लाइंस बनी हुई हैं, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा फायदा उठाता है और चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन अगर दूसरे नए क्षेत्रों में, नए एरियाज में अगर डीकपलिंग की शुरुआत हो गई इन बड़ी इकोनॉमीज के साथ, तो चाइना को काफी पिंच हो सकता है। राइट। अच्छा, अभी आते हैं अफगानिस्तान की तरफ। वहाँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा है, और अमेरिका के जाने के बाद तो ऐसे लगता है कि अमेरिका गया और चाइना ने शायद सारी चीज़ें अब वहाँ पे संभाल ली। कुछ दिन पहले जिस तरह तेहरान में एक फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, चाइना ने और रशिया ने वहाँ पे वर्चुअल तरीके से उसको ज्वाइन किया, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान वहाँ पे शिरकत की। हिंदुस्तान मतलब वहां पे नहीं था। एक इस रीजन का बहुत बड़ा मतलब नाम है, बहुत बड़ा मुल्क है। क्या वजह है? क्योंकि ईरान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और शायद अब भी हिंदुस्तान का बहुत अच्छा, और अफगानिस्तान में भी हमने देखा पिछले 10 सालों में कि बहुत इन्वेस्टमेंट लगी रही है। अशरफ गनी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है हिंदुस्तान की। अब वहां से इस तरह का होना क्या आपको नजर आ रहा है कि ये क्या अमेरिकन ब्लॉक में जाने की वजह से कि रशिया और चाइना एक साइड पे हो गए और हिंदुस्तान बिल्कुल वहां से अलग हो गया अमेरिकन ब्लॉक की तरफ? देखिए, इंडिया के लिए इस वक्त अफगानिस्तान और उससे जुड़ी जितनी भी एक रीजन है पूरा, अगर आप एकजुट ले लें, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, एक पूरा कॉरिडोर ले लें, तो एक चैलेंज है इस वक्त इंडिया के लिए, और इसका समाधान कोई आसान समाधान नहीं होगा। और कारण ये है कि अशरफ घानी के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे, और इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए किए क्योंकि उनकी और अशरफ घानी की अच्छी एक बायलैटरल रिलेशंस थे, जिसको इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे देखा जा रहा था। और यही कारण है कि घानी को पाकिस्तान और चाइना की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। देखिए, जब मैंने आपसे पहले कहा कि नकाब हट गया है चीन का, तो उसका मतलब ये है कि अब वो क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके। उसने पाकिस्तान में क्यों पैसा लगाया, उसने ईरान में पैसा लगाने की क्यों सोची? इसलिए नहीं कि उसे और कहीं जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए भी किया क्योंकि उसे इंडिया को काउंटर करना है। इंडिया चाइना को उस तरह से नहीं देखता जैसे चाइना इंडिया को देखता है। चाइना इंडिया को एक हॉस्टाइल तरह से देखता है, चाइना इंडिया को एक कंपेटिटर की तरह से देखता है जिसे उठने नहीं देना चाहिए। इस कारण से चाइना ने पिछले 5-7 सालों में, 2015 से सीपेक जब से शुरू हुआ, 2016-17 में उन्होंने ईरान में पैसा लगाया, इसलिए वो एक सीमलेस कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उनका फायदा होगा इस बात से कि तालिबान के डीप लिंक्स हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनकी पहली यही कंडीशन रहेगी कि अब अगर तालिबान को ऑपरेट करना है, तालिबान को फंड्स मिलने हैं, तो इंडिया को किसी तरह से बाहर रखा जाए पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में। ये रशिया इतना नहीं चला पा रहा है जितना इस वक्त चाइना, पाकिस्तान मिलके तालिबान की रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। जहां तक इंडिया के चैलेंजेस का सवाल है, 3 चैलेंजेस होंगे इंडिया के पास। पहला तो ये कि अगर ईरान के साथ दोस्ती वाकई चाइना की बढ़ जाती है, तो हमारी ऑयल इंपोर्ट्स को लेके, ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है उस पर शायद असर आ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हम अपना सेंट्रल एशिया ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, चाबहार एयरपोर्ट के थ्रू और पोर्ट के थ्रू और आगे, उसमें शायद एक फर्क पड़ सकता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की जो हमारी एक्सेस है वो तो इसी रीजन से होते हुए जाएगी, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रोल रहेगा, पाकिस्तान और तालिबान का रोल रहेगा। और तीसरी आखिरी चीज मैं ये बोलूंगी कि टेरर और सिक्योरिटी के रिस्क्स बढ़ेंगे। बट इसमें फकर साहब मेरा मानना यह है कि अगर आईएसआईएस या अलकायदा है और वो बढ़ेगा, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं होगा, वो बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, इंडोनेशिया किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये वो ऑक्टोपस की तरह है जिसके टेंटिकल सब जगह आएंगे, सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं आएंगे। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को।
बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पाकिस्तान में नज़र आएगा, और कहीं-कहीं हमें नज़र आ भी रहा है, क्योंकि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा यस। का, वहाँ पे इस तरह के अटैक्स हमें पिछले तकरीबन 1 डेढ़ माह से मतलब अनयूजुअल किस्म के अटैक जो हैं हमें नज़र आ रही है मुख्तलिफ फोर्सेस पे, पुलिस के ऊपर। हालाँकि बिल्कुल कम हो गए थे, तकरीबन ज़ीरो हो गया था ये जो सिस्टम है। अच्छा, मैं एक चीज़ तो ये है कि इस रीजन में क्योंकि सिर्फ चाइना नहीं है, रशिया भी अफगानिस्तान में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह व्लादिमीर पुतिन का एक 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान को, उन्होंने ये क्लियर नहीं कहा कि हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात की कि हम अफगान तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को कैसा देखती हैं, या अगर चाइना इस तरह की कोई चीज करता है अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान का अभी तक हमें कोई मतलब क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये टेररिस्ट के तौर पे ये गवर्नमेंट आई है या जो भी है, लेकिन पुतिन ने कहा कि नहीं, अब वहां पे उनकी हुकूमत है, तो हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि अब अफगानिस्तान उनके हवाले, अशरफ गनी साहब चले गए या दूसरे जो लोग थे वो नहीं है। तो अब अफगानिस्तान को अगर हम लेके बात करें, तो इंडिया के लिए आपको क्या नजर आता है, जिस तरह रशिया है या चाइना है या पाकिस्तान है, क्योंकि इनके बीच में अफगानिस्तान वाक़या है। देखिए, रशिया तो इस बात से खुश है, जैसे चाइना और रशिया दोनों इस बात से खुश है कि भाई अमेरिका जिस तरह से निकला अफगानिस्तान से, उससे बड़ी उनकी हार नहीं हो सकती थी, उससे बड़ी उनकी बेइज्जती नहीं हो सकती थी। हार से भी ज्यादा बेइज्जती है जिस तरह से अमेरिका निकला। इट वॉज अ वेरी मेसी एंड बैड विड्रॉल। ऐसा लग रहा था कि कोई प्लान ही नहीं है। तो उस हिसाब से रशिया और चाइना दोनों बहुत खुश हैं। इसी कारण से वो लोग रहे भी वापस, रुके रहे जब पूरा विड्रॉल हो रहा था। सारी एम्बेसीज खाली हो गई, रशिया और चाइना ने खाली नहीं करी। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये नुआंस है जो समझने की है, कि भले ही वो लोग रहे हों, भले ही उन्होंने एम्बेसीज अपनी रखी हुई हों, पूरा स्टाफ रखा, उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया तालिबान को। एक दिन में नहीं कि नहीं इनकी सरकार आ गई, हमने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि उन्हें भी समझ में आता है कि डाउनसाइड कितना बड़ा है। उसका डाउनसाइड पहला ये है कि अगर आपने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके इम्प्लीकेशंस उनके पास भी आएंगे, रशिया में भी फील होंगे, और चाइना में जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान का जो पूरा इस्लामिक मूवमेंट जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो चल रहा है, उसके इम्पैक्ट उनको फील हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों ने रिकग्नाइज नहीं किया। पर दोनों के, चाइना के और रशिया के तो हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, उनकी डीप वहां पे इनरोड्स हैं, और वो ये अपनी इनरोड्स को एक्सप्लॉइट करेंगे कि वो कैसे अमेरिका को और कोने में ले जाएं, कैसे डिसएडवांटेज करें, कैसे इंश्योर करें कि अमेरिका टेबल पे ना बैठ पाए डिसीजन मेकिंग के लिए। और उसमें मुझे लगता है इंडिया को अमेरिका, ऐसा नहीं कि क्योंकि अमेरिका के साथ वो क्वाड में बैठा है तो इसलिए अमेरिका के साथ अलायंस में है इंडिया, ऐसा नहीं है। इंडिया की अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और मेरा मानना यह है कि इंडिया रशिया लिंक्स और रिलेशंस शायद यूज होंगे, और शायद उनमें आप एक बढ़ोतरी देखेंगे अफगानिस्तान को लेके। ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है। सिंचियांग के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, और वहाँ पे जिस तरह तकरीबन 10 मिलियन के करीब मुस्लिम रहते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है इंटरनेशनल मीडिया पे, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में मतलब इस मुद्दे को इस तरीके से नहीं उठाया जाता जिस तरह बाकी ह्यूमन राइट्स के इशू उठाए जाते हैं। क्या नज़र आ रहा है कि क्या डाउनफॉल हो सकता है चाइना के लिए ये चीज़, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान और तुर्किस्तान मूवमेंट जो था, उन्होंने आपस में जंग लड़ी अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने हेल्प किया अफगानिस्तान में, अब वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये अब हमें वहां पे हेल्प कर ले। तो ऐसी कोई चीज आपको नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर? फखर साहब, पहली बात तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगी कि आपने ये विषय उठाया। इससे पहले मैंने जो 2-3 पाकिस्तानी चैनल्स में किसी से बात किया, उन लोगों ने वो विषय बात करने से मना कर दिया। तो आपने शिनजियांग का विषय उठाया, उइगर मुस्लिम्स का विषय उठाया, ये बहुत जरूरी बात है। और इससे पता लगता है कि आप एक अनबायस तरह से इस अप्रोच को लेके चलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जहां तक उइगर मुस्लिम्स के इशू का बात है, यू आर राइट, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने किसी ने बात नहीं की, OIC ने बात नहीं की, पाकिस्तान बात नहीं करता, कोई नहीं विषय को उठाता। उसका कारण यह है कि चाइना ने सबके मुंह बंद कर रखे हैं, ताले लगे हुए हैं सबके ऊपर, चाइना के चेक्स की वजह से। जो चाइना चेक्स जो 000 होते हैं पीछे, उसकी वजह से सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं बोलने को तैयार है। बट अब मुझे लगता है क्योंकि इस वक्त EU में, US में इतना ज्यादा चाइना को लेके एक बैकलैश आ गया है, इतना एक
क्लियर पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया है कि चाइना एक बिनाइन सुपर पावर नहीं है। चाइना के डिजाइन्स ऐसे नहीं हैं जो ह्यूमैनिटी के फेवर में हो। तो इसलिए एक मुहिम छिड़ सकती है कि चाइना को कहीं ना कहीं अपने आप को जवाबदेही उसकी बननी चाहिए। जहां तक वीगर मुस्लिम्स के इशू की सवाल उठता है, चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूएन का, उसको उसकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है और हम लाखों लाखों लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जवाबदेही बनती है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो वेस्टर्न मीडिया का और वेस्टर्न कंट्रीज का रहेगा कि कैसे वो चाइना से अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी लेके आते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं काफ़ी तकरीबन 2 सालों से इस इशू के ऊपर कोशिश करता हूं कि काम करूं इसके हवाले से जितना हो सकता है पाकिस्तान में रह के, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि अगर आप सऊदी अरेबिया कोई गलत काम करता है तो वो हमारा दोस्त है, हमें पैसे देता है, तो उसके ऊपर आप बात कहते हैं ना करें। या चाइना के ऊपर इस तरह की जो कुछ चीज़ होती है, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ के मुस्लिम्स का। और यकीन करें, मैंने उनके बारे में जो पढ़ा और जो देखा, तो वो इतना मतलब मेरे ख्याल में कोई भी इंसान, बेशक वो उसका इस शायद रिलीजन से कोई ताल्लुक ना हो, कोई भी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि शायद उनकी हालत देखेगा तो मेरे ख्याल में उसको तकलीफ होगी इस चीज़ की कि यार इंसानों के साथ इस तरह 21st सेंचुरी में ये चीज़ें हो रही है और कहाँ पे हो रही है। जो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं हूं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी एजुकेशन है, बहुत लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, लेकिन अगर कमी है तो मेरा ख्याल वो ह्यूमैनिटी की है जो हमें। और उसका मैं 10 सेकंड आपको लूंगी फकर साहब ये बोलने के लिए कि चाइना ने जितना पैसा और टेक्नोलॉजी है वो यूज करता है अपने भी लोगों को दबाने के लिए। दुनिया में तो वो दबाना चाहता ही चाहता है, अपने भी लोगों को दबाना चाहता है। टेक्नोलॉजी की जितनी प्रोग्रेस वो करता है सब अपने लोगों की सर्विलेंस पे लगाता है। सिर्फ वीगर मुस्लिम्स ही नहीं, बाकी लोगों पर भी सर्विलेंस हो रही है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, 2017 में चाइना की एक नई लॉ आई थी जिसमें यह कहा गया है कि कोई चीनी नेशनल वो दुनिया में कहीं हो, अगर सरकार उसे बोलेगी सर्वेलेंस करनी है तो उसे करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से ड्रैकोनियन लॉज चाइना लेके आया है, तो वो अपने ही लोगों के खिलाफ काम करते हैं, दुनिया से तो खैर खिलाफ करते ही हैं। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। और शायद इसी वजह से न्यूजीलैंड ने भी 5G के लिए इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मना कर दिया था। शायद $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था। इसके साथ साथ चाइना टेलीकॉम यूएसए में काम करता है, गालिबन टॉप 3 बड़ी कंपनीज में उनका नाम है। वहां उन्होंने उनका बिजनेस वाइंड अप किया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ज्यादातर अब मैंने देखा है कि हवावे के ही जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है या दूसरी चीजें, ऑप्टिकल फाइबर इवन, वो भी इनका यूज हो रहा है। खैर, एनीवे मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।